जय हिंद। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्लस ऑनलाइन पर। तो कंपटीशन प्लस ऑनलाइन उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बकेवर कस्बा से 2008 से निरंतर ऑफलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को सदैव पढ़ाया है, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। बकेवर की नहीं अपितु इटावा की धरती का अपना ऑफलाइन का पहला संस्थान रहा। आज हम काफी लेट हो गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने में। यकीन मानिए देर आए दुरुस्त है, कहने का भाव समझिएगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन में उतना विश्वास नहीं रखता हूँ, पर इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन का चल रहा है। तब हमारे कई छात्र ऐसे हैं, पुराने छात्र हैं, उन्होंने काफ़ी बार आग्रह किया कि सर आप भी यूट्यूब पर आइए, आप भी ऑनलाइन आइए। तो इस वजह से मैं भी आ गया हूँ। तो इस ऑनलाइन में आपका मैं क्लास लेने के लिए तो सबसे पहले मैं अपना अनुभव शेयर कर दिया कि कंटिन्यू मुझे काफ़ी अनुभव है, अनुभव बोलता है। और अनुभव के साथ में अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ आप लोग एजुकेशन लेंगे। यहाँ हम यूट्यूब के माध्यम से आपको अभी रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके पश्चात बहुत ही जल्द शेड्यूल बना करके आपको एक शेड्यूल के साथ में हम एजुकेशन से जोड़ेंगे। तो जैसा कि लिखा है LT ग्रेड 2025, यूपी SSSC पैट 2025, यूपी पुलिस SSC GD और आपके टेट CTET सुपर टेट और भी जो भी हिंदी भाषा जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आती है, उन सब परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। तो यहाँ इसके पहले ये चौथा क्लास हमारा है यूट्यूब पर। इसके पहले आप लोग स्वर पढ़ चुके, व्यंजन भी पढ़ चुके, आधारी ज्ञान व्यंजन का भी मिल चुका, स्वर का भी मिल चुका है और डीपली हम स्वर का भी दे चुके हैं। आज थोड़ा सा व्यंजन का डीपली नॉलेज लेने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात बता दूं पहले से ही, क्योंकि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो छात्रों बने रहिएगा अपने साथ। ये आपका अपना चैनल है, आपका इसलिए जैसा मिलता रहेगा हम आपको वैसे ही कोर्स अवेलेबल कराते रहेंगे। यहाँ व्यंजन में आपको पता है कि व्यंजन वर्ग में मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेके मा तक, 25 वर्ण है ये, और इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन में कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग और अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ वर्ग, अंतस्थ वर्ग यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। जो अंतस्थ वर्ग है या रा ला वा। अब अंतस्थ वर्ग में या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं सामने बताना चाहूंगा। क्योंकि ई के बाद में अगर आ मिल जाए तो या बन जाता है। ई के बाद में आ मिल जाए तो या बन जाता है। और ऊ के बाद में छात्रों अगर ऊ के बाद में यहाँ पर आ बना दें तो बन जाता है ओआ। अब देखो होता क्या है कि दे रखा है ई स्वर है, आ स्वर है, तो स्वर का मेल जब स्वर से होगा तो स्वर ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने में आ रहा होगा कि इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर संधि में आपको इसका डिटेल पढ़ाऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो को
अंत तक जरूर देखिए। और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं कमेंट करिएगा। दो वर्ण इसमें रह गए हैं रा। रा को कहते हैं लुंठित वर्ण। रा को लुंठित वर्ण बोलते हैं, समझ लीजिएगा। लुंठित वर्ण, रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। और वा है वो, वा, वा या और वा को तो अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ बचा था रा, रा को लुंठित कह दिया। अब बचा रा के बाद में ला, तो ला को कहेंगे पार्श्व वर्ण। याद रखने के लिए ला से लुंठित होना चाहिए, तो हम लोग बदल दें, ला को कर देंगे पार्श्व, रा को कर देंगे लुंठित, अपोजिट कर देंगे, याद रह जाएगा। और जो याद रह जाएगा बच्चा वही तो काम आएगा। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा याद करने का। ये नहीं कि आपको मैंने पढ़ा दिया, आपने देख लिया और आपने फिर दोबारा आपने नोट्स भी नहीं बनाया, दोबारा देखा भी नहीं। तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से नोट्स बनाइएगा, सही से आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ तक हो गया। इसके पश्चात हम लोग आते हैं ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में छात्रों सा वर्ण जो बना हुआ है, ये सा वर्ण का उच्चारण होता है हमारा तालु से। सा तो तालु से होता है, इसके लिए तालव्य वर्ग का सा। इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, मूर्धन्य वर्ग का सा हो जाता है। इसका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी दांत से लगती है, तब इसका सही उच्चारण होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सा से सीटी या सीटी वाला सा, ये बच्चों वाली बातें हैं। पूछ लिया जाता है उच्चारण स्थान इसका क्या है, तो तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है और ये हाँ है, इनको मिला के कहते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर मैं यहाँ द्विगुण व्यंजन पढ़ाऊंगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो है उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं द्विगुण पढ़ा देता हूँ। द्विगुण व्यंजन में छात्रों क्या है, तो मेरे प्यारे छात्रों द्विगुण व्यंजन को अच्छे ढंग से सीखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ड़, ये बन गया ढ। हिंदी में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सिखा दूं। जैसे ये बिंदी में ना लगाऊं, ये वाला बिंदु हटा दें, तो ये लटका पढ़ा जाएगा। अब लड़का पढ़ने के लिए यहाँ बिंदु होना आवश्यक है। बोलो है या ना? तो है इसलिए लगा दिया। नहीं आप कहेंगी कि ये कैसे हो जाता है। पूछ लिया जाए कभी भी कि हिंदी वर्णमाला में वह कौन से वर्ण है जो लिखे नहीं जाते, वर्णमाला में लिखे नहीं जाते हैं किंतु शब्दों में उच्चारण किए जाते हैं, तो वो है द्विगुण व्यंजन। और इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ऐसे इसके नीचे से अगर हटा देंगे तो पढ़ाई का पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ाई शब्द शुद्ध शब्द होता नहीं, इसलिए पढ़ाई हो जाएगी। इसके पश्चात आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले संयुक्त व्यंजन सीख लीजिएगा। चार होते हैं। नंबर 1 छ, नंबर 2 त्रा, नंबर 3 ज्ञाव, नंबर 4 स्र। कौन किससे बनता है वो यहाँ से समझ लीजिएगा। जो छ बनेगा बच्चों, वो बनेगा का और सा को मिलाकर। गलत क्यों होता है, क्योंकि हमें हलंत के विषय की जानकारी नहीं होती है। अगर हलंत के विषय की सही जानकारी हो जाए तो हमारा ये कभी गलत नहीं होगा। हम आपको सही जानकारी करा देते हैं। ये छ लिखा हुआ, छ लिखा हुआ है। यहाँ अगर हलंत ना लगा हो, अगर यहाँ हलंत ना लगा हो तो फिर क्या होगा भैया,
तो यहाँ पर अनंत नहीं लगेगा, बनेगा किससे? का और मूर्धन सा से। कितना सबको मालूम होता है? का और मूर्धन सा से बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हलंत लगा हुआ है किस पर? छः पर, तो ध्यान रखिएगा दोनों पर हलंत लग जाएगा। और ये केवल छः के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ ऐसा ही होता है। हमने यहाँ हलंत लगा के दिखाया, दोनों पर लगा, दोनों पर लगा, यहाँ भी लगा है तो इन दोनों पर भी लगा है। त्रा बनता है ता और आ से, ज्या बनता है जा और इन ज्या से। इसके पश्चात सिरा जो बनता है वो तालव्य सा और राशि बनता है। यहाँ तक की जानकारी आपको मिली होगी। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से, जैसे कह दें कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं? तो संयुक्त वर्ण अगर कहा जाए बच्चों तो ध्यान रखिएगा 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन भी हैं, तो उसका आंसर हो जाता है 8। व्यंजन आपने सीख लिए, स्वर हम पहले से बता चुके थे, एक बार फिर याद कर लीजिएगा। ए आई और ओ औ, ए आई और ओ औ। ये ए आई और ओ औ क्या है बच्चों? यही तो है संयुक्त स्वर, यही तो संयुक्त स्वर हैं। क्यों है? क्योंकि आपने देखा आ के साथ में जब ई मिल जाए तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। ये चीज ध्यान से समझिएगा। यहीं अगर आ के साथ में ए को मिला लिया जाए तो दोनों के मेल से आई बन जाएगा। बहुत साफ शब्दों में मैंने आपको समझाया। तो ए आई कैसा हुआ? संयुक्त, आ और ई से मिलके बना। ऐसे ही आगे अगर बढ़ा जाए तो आ के साथ जब ऊ मिलेगा तो मेल से बन जाएगा ओ, और आ के साथ में जब ऊ का मेल हो जाएगा तो बन जाएगा बच्चों यहाँ पर औ। इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये संयुक्त स्वर हो गए और यहाँ संयुक्त व्यंजन हो गए। 4 ये हैं और 4 ही ये हैं, तो 4 4 कितना होता है? 8 होता है। संयुक्त वर्णों की संख्या कहा जाए आंसर 8 होगा। संयुक्त स्वरों की संख्या कहा जाए तो आंसर 4 होगा। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो आंसर 4 होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही साथ कहाँ से आप हमें देख रहे होंगे वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ सीखा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ अल्प प्राण वर्ण लिखा हुआ है। अल्प प्राण वर्ण ये क्या होते हैं? अल्प प्राण, प्राण मीन्स होता है वायु, अर्थात जिसके उच्चारण काल में कम वायु निकले वो अल्प प्राण वर्ण है। जिसके उच्चारण काल में अधिक वायु निकले वो महाप्राण वर्ण है। तो यहाँ देखने में आ रहा होगा, जैसे हाथ ऐसा कर लेंगे और बोल के देख लेंगे का, मुख से कोई भी वायु निकल करके महसूस नहीं हो रही है कि हमारे हाथ तक आ रही हो। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोग कहेंगे खा, जब खा कहा तो वायु निकल के हाथ पर लगी, तो का हो गया हमारा अल्प प्राण और खा हो गया महाप्राण। ऐसे आगे हम लोग का अल्प प्राण, खा महाप्राण, गा अल्प प्राण, घा महाप्राण, इंग्या अल्प प्राण। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण वर्ण कहलाएगा। महाप्राण की बात करूंगा तो महाप्राण वर्ण अब जो शेष रह गए वो महाप्राण वर्णों में यहाँ आपने देखा महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं तो लिख दिया है प्रत्येक वर्ग का जो रह गया था
दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। प्राण मीन्स वायु, और महा आप समझ गए होंगे, अल्प कम, महा अधिक। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। इस आधार पर आपने देखा। अब एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अल्पप्राण महाप्राण हो गया आपका। अघोष वर्ण, यहाँ जो अघोष वर्ण है उसको समझिएगा। अघोष किसे कहते हैं? अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया पहले से ही कि का और खा, चा छा, ता था, टा था, पा था, पहला और दूसरा जो भी वर्ण है प्रत्येक वर्ग में वो कैसा है? अघोष। इसके पश्चात थोड़ा सा आप यहाँ से समझिएगा कि अघोष आपने समझ लिया। अब बात आती है सघोष की। तो पहला दूसरा अगर अघोष हो गया तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा वो सघोष वर्ण होगा। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष हो जाएगा। आपने समझ लिया होगा। अब एक चीज यहाँ पर मैं और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर वर्ण विच्छेदन या वर्ण विभाजन, क्योंकि इसके बाद में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो संधि टॉपिक पढ़ेंगे। तो संधि के पहले शब्द विच्छेदन भी पढ़ा देते हैं। कोई भी शब्द होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने वर्ण हैं। तो कितने वर्ण हैं वो कैसे जान पाओगी? सामने लिखा हुआ है यहाँ विद्यालय शब्द में कितने वर्ण हैं, समझ लो बच्चे। लिखा हुआ है कि विद्यालय शब्द में कितने वर्ण हैं। यकीन मानिएगा जिसने पहले से पढ़ा है उसी का सही होने वाला है, शेष का सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ से देखते हैं वर्ण? 1 2 3 4, और ऑप्शन भी एग्जामिनर क्या दे देता है? ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर सबसे पहले 4। सबसे पहला ऑप्शन मिलने वाला होता है 4। दूसरा ऑप्शन बी में लिख देता है वो 6। तीसरा ऑप्शन सी में लिख देता है 8। चौथा ऑप्शन डी में लिख देगा 9। तो यहाँ आपको पता होगा तो आप बता लेंगे, नहीं पता होगा तो हम अभी विच्छेदन करके आपको समझा देंगे। तो ए ऑप्शन जिसका है, बी ऑप्शन जिसका भी हो, सी डी, यहाँ आपने देख लिया 4 ऑप्शन दे दिए। इन चारों के 4 ऑप्शन में कौन सा सही होने वाला है अब आप देखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय में पहले वा बनेगा। विच्छेदन की बात कर रहा हूं क्योंकि वा के साथ जुड़ा हुआ है छोटी ई। वा के साथ, प्यारे छात्रों, वा के साथ यहाँ छोटी ई जुड़ी हुई है तब बन गया वि। एक एक चीज भले से समझिएगा, अच्छे से समझ लोगे तो आपको संधि जैसे एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चे समझते रहते हैं और समझ नहीं पाते। तो हम देसी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में आपको संधि प्रकरण भी समझाऊंगा। आपकी परीक्षा में आने वाला जो भी संधि का अथवा वर्णमाला का अथवा सामान्य हिंदी का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप एक एक नजर में ही सही कर पाएंगे, चुटकी में सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो देखिएगा छात्रों, यहाँ अब ये दा बना हुआ है तो यहाँ प्लस किया दा, दा प्लस किया, उसके पश्चात में बना हुआ है या के साथ में निकलेगा बड़ा आ, बड़े आ के बाद में निकलेगा ला, ला के बाद में निकलेगा आ, और आ के बाद में फिर बन जाएगा यहाँ पर या के बाद में फिर बन जाता है यहाँ पर आ,
तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर होने वाला है आपका डी। तो आपने समझ लिया वर्ण विच्छेदन। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपने सीख लिया अथवा नहीं सीख लिया। वो है, मैंने लिखा शब्द महोदय। महोदय शब्द में, महोदय शब्द में कितने वर्ण हैं? ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, महोदय शब्द में कितने वर्ण हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक और जानकारी से भरी हुई अगली वीडियो लेकर जल्दी आ रहा हूँ। बने रहिएगा इसी तरीके की अन्य भी वीडियोस के लिए, क्योंकि आप जहाँ से देख रहे हैं जरूर अपने शहर का नाम लिख के कमेंट करिएगा और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये निश्चित है जानकारी आपको जैसी भी मैं दे रहा हूँ, शायद इस देसी भाषा में आपको इससे पहले कोई वीडियो नहीं मिला होगा। तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। बगल में लगी हुई बेल आइकन की घंटी दबाइए। जो भी आप कर सकते हैं वो हमारा सहयोग करिएगा। बने रहिए इसी तरीके से और भी बेहतरीन जानकारी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।